हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। लास्ट क्लास तक वीबीटी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था, ठीक है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब कंप्लीट हुई तो अपने कंप्लीट होने के साथ बहुत सारे डाउट आपके लिए छोड़ के गई हैं, आपको भी पता ही है। जैसे कि मैंने आपको टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन जो कॉम्प्लेक्स दिया था, वीबीटी के अकॉर्डिंग हम उसकी ज्योमेट्री सही प्रकार से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे थे या डिटरमाइन नहीं कर पा रहे थे, ये आपने देखा ही है। अच्छा, कौन सा लिगेंड कब स्ट्रॉन्ग हो जाता है, कब वीक हो जाता है, वीबीटी को ये पता ही नहीं था। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपको पता नहीं है लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता है कि टेम्परेचर के साथ ना मैग्नेटिक मूवमेंट चेंज हो जाते हैं, इसके बारे में भी आपका वीबीटी ना बताता नहीं है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा की जानकारी नहीं देता है, कलर की जानकारी नहीं देता है, बहुत सारे डिफेक्ट्स अपने साथ वीबीटी छोड़ के गया था, ठीक है। अब उन डिफेक्ट्स को हम लिमिटेशन भी कह देते हैं, सीमाएं भी कहते हैं वीबीटी की। तो सीमाएं आपको मैंने बता दी हैं, कौन सा लिगेंड वीक होगा, कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, ये इसको नहीं पता था। समझ में आ रही बात। अब ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर अप क्यों कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग क्यों शो करते हैं, वीक क्यों नहीं कर पाते हैं, ये भी इसको जानकारी नहीं थी। और CuNH3 का होल 4 2 पॉजिटिव, जिसको हम टेट्रा एमीन कॉपर सेकेंड आयन कहते हैं, कॉम्प्लेक्स जो था उसकी ज्योमेट्री इसको पता नहीं थी, कलर के बारे में पता नहीं था। मतलब काफी ज्यादा लिमिटेशन छोड़ के गया, ठीक है। केवल और केवल कोवेलेंट नेचर को ही शो करवा रहा था, जबकि हम जानते हैं बहुत सारी जगह पर आपको दिखता होगा कि मेटल, मैंने आपको कहा मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पर लुईस एसिड की भांति व्यवहार कर रहा है, जबकि लिगेंड आपका क्या है, लुईस बेस की भांति क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आयनिक नेचर भी आना चाहिए, वो भी जानकारी नहीं दे पा रहा था वीबीटी। तो काफी जगह पर ये क्या रहा, फेल रहा बहुत सारे टॉपिक को समझाने में। हालांकि लिमिटेशन आरबीएससी के अंडर में नहीं आती है, मतलब आरबीएससी ने आपको लिमिटेशन नहीं दी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दी है, क्योंकि जब भी आप नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जाते हो तो भाई इसका टॉपिक का आने का मकसद क्या था। सबसे पहली बात, वीबीटी दे दी थी तो सीएफटी देने की क्या जरूरत थी। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं इस चीज को कि जब वीबीटी आ चुकी है और कॉम्प्लेक्स का डिटर्मिनेशन हो रहा है तो फिर सीएफटी देने की क्या जरूरत है। तो अभी वीबीटी दे तो दी थी, लेकिन वो अपने साथ बहुत सारे डाउट भी देके गई, बहुत सारे डिफेक्ट्स देके गई, इसलिए सीएफटी की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो ये बन गया आपका सीएफटी। नेक्स्ट टॉपिक है आज आपका, ठीक है। फिर से मैं वही बात कहूंगा, सीएफटी बैकबोन होती है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, यानी कि सीएफटी यहां से ना आपकी एक्चुअल कोऑर्डिनेशन कहें तो एक्चुअल कोऑर्डिनेशन यहीं से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ से कॉन्सेप्ट बहुत डीप हो जाते हैं और बहुत सारी चीजें आपको जाननी जरूरी होती हैं। लेकिन एक्चुअली में क्या है ना, ये आरबीएससी है और 12th क्लास, आरबीएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे एनसीईआरटी की बात करो, 12th क्लास का स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होता है कि वहां पर आपको वो सारी बातें जाननी हो। इसीलिए सीएफटी के बाद कुछ एक टॉपिक बच करके आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है। बट सीएफटी अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। समझाने के नजरिए से, लिखने के नजरिए से भले ये 2 या 3 पेज में आपको लिख करके मिल जाया करेगा किसी भी बुक में, लेकिन जब हम इसको समझाने जाते हैं तो इसकी एक एक लाइन ना अपने आप में 15-15 20-20 मिनट लेकर के जाती है। समझाने के नजरिए से बात कर रहा हूं तो सीएफटी अपने आप में एक बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। और मैंने पहले कह दिया ये बैकबोन है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, यानी कि अब तक तो आप समझ लो कि अब तक तो आप बेसिक ही पढ़ रहे थे, वहां पर कुछ भी नहीं था। कॉन्सेप्चुअल जो चीजें आएंगी अब यहां से आगे चलती हैं। जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अगर आपको हायर एजुकेशन में पढ़ने को मिला केमिस्ट्री, तो आपको समझ में आ जाएगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री जो है वो कितनी आगे तक और कितना इसमें कॉन्सेप्ट है आगे, ठीक है। बट आगे की बात मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले मैं सीएफटी का फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इसको हम कहते हैं, ठीक है। हम इसको कहते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, हिंदी में कहें तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। हिंदी में कहें तो क्या कहते हैं इसको, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। गिवन बाय बेथे एंड वॉन ब्लैक, गिवन बाय बेथे
एंड वॉन ब्लैक। वॉन ब्लैक और वेथे नाम के दो साइंटिस्ट ने इसे दिया था। देखो वीबीटी तो समझ में आती है, अगर आप लोग ना केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हो तो वीबीटी समझ में आती है कि वीबीटी का मतलब क्या है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपस में अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्डिंग करते हैं, ये तो आपको पता है, ये तो आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा है। तो ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आता है कि वीबीटी, हाँ चलो भाई हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो वैलेंस बॉन्ड आना तो नेचुरली है। लेकिन यहां पर अगर हम बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं तो सीएफटी का आना कहां से नेचुरल पॉइंट लगता है, आप खुद सोचो ना। ये क्रिस्टल, अच्छा अभी मैं आपसे पूछूं क्रिस्टल समझ में आ रहा है क्रिस्टल क्या चीज है? तो मेरे हिसाब से आपको क्रिस्टल समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि आपको सॉलिड स्टेट पढ़ा चुका हूं भाई। ये सॉलिड स्टेट से लिया गया टॉपिक है, ठीक है। अब ये सॉलिड स्टेट चाहे आप फिजिक्स की बात कर लो या केमिस्ट्री की बात कर लो, लेकिन यकीनन हम कह सकते हैं कि मैंने पहले कहा है कि आयनिक नेचर, जब हम फील्ड की बात करते हैं, फील्ड क्या होता है आप फिजिक्स में इस चीज को अच्छे से पढ़ते हैं, तो जहां से फील्ड आ जाता है वहां से आप समझ लो इसका रिलेशन कहीं ना कहीं फिजिक्स से बहुत ज्यादा मिलता जुलता होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट ना कहीं फिजिक्स से लिया गया है, ठीक है, हम ऐसा मान सकते हैं इस चीज को। और क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब आप अच्छे से जानते हो क्या है, सॉलिड है, सॉलिड स्टेट। क्रिस्टल पार्टिकल जो होते हैं आपने सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं। तो बस वही बात चल रही है कि जो ये सॉलिड स्टेट से ये टॉपिक लिया गया है ना, तो हम कह सकते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से ये जो टॉपिक लिया गया है आयनिक क्रिस्टल से लिया गया टॉपिक है ये, ठीक है। फिजिक्स में आयनिक क्रिस्टल से लिया गया टॉपिक है ये, मतलब उसका कॉन्सेप्ट लिया गया इस थ्योरी को बनाने के लिए, बॉन्डिंग को समझाने के लिए। इसलिए इस टॉपिक का नाम पड़ा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर वीवीटी कोवेलेंट नेचर शो करती है तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या शो करती है? आपका आयनिक नेचर शो करती है, यानी कि कंप्लीटली बेस्ड ऑन फिजिक्स। समझ में आ रही बात? और ये बेस्ड ऑन फिजिक्स है, और फिजिक्स में क्रिस्टल की बात चल रही है, तो आयनिक क्रिस्टल से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसके कॉन्सेप्ट से लिया गया कॉन्सेप्ट है ये। कौन सा वाला? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और किस साइंटिस्ट ने दिया था? वेथे एंड वॉन ब्लैक ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों कह रहे हैं हम इसको, क्योंकि यहाँ पर आयनिक बॉन्डिंग को प्रेफरेंस देता है ये, और आयनिक बॉन्डिंग जो यहाँ से आई है वो चार्ज के कारण आई है कि नहीं आई है? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण। दैट्स वाई यहाँ पर फील्ड आया है, और आयनिक क्रिस्टल से ली गई थ्योरी है ये, इसलिए इसको हमने क्या है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी कहा है। मतलब वहां से इसको उठाया गया, ये मान के चलो आप लोग, ऐसा नहीं कि उस थ्योरी को यहाँ अप्लाई किया, लेकिन उस थ्योरी से कॉन्सेप्ट लिए गए और उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्या किया गया? अप्लाई किया गया। इसलिए इस थ्योरी का नाम क्या पड़ा है? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पड़ा है, ठीक है। ये तो रहा आपका मेन बेसिक नॉलेज जो आपको होना चाहिए। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स क्या हैं? सबसे पहला पोस्टुलेट इसको जानते हैं। अगर आयनिक नेचर ये कह रहे हैं तो ये आप समझ जाओ कि ये मेटल टू लिगेंड क्या कर रहे हैं? आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। तो यही कहा था वैन ब्लॉक ने और किसने, वेथे ने, क्या कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो अट्रैक्शन होता है ना वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है। मेटल और लिगेंड के बीच में क्या पाया जाता है? प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है। मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो प्योरली क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। पहले पॉइंट में ये बात कही गई है, किसके द्वारा? सीएफटी के द्वारा। क्या कही गई है? मेटल और लिगेंड के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, यानी कि इनके बीच क्या पाया जाता है? आपका आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे, उसके बारे में इसने बात कही है। तो ये आयनिक बॉन्ड बनने के लिए इसने कंडीशन बताई है कि मेटल पर जो होता है ना वो पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन होता तो पॉजिटिव चार्ज है। तो इसने क्या कहा है? मेटल को तो इसने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल माना है, और लिगेंड को इसने क्या माना है? लिगेंड को इसने कहा है कि अगर लिगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज है, मतलब अगर लिगेंड आपका नेगेटिवली चार्ज है तो ये अपने नेगेटिव चार्ज की वजह से मेटल के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करता है? आयोनिक इंटरेक्शन करता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन करता है। लेकिन अगर आपका लिगेंड न्यूट्रल है, अगर लिगेंड क्या है? न्यूट्रल है, तो ये डाइपोल के कारण जो नेगेटिव चार्ज यहां पर डेवलप होगा, जो नेगेटिव डाइपोल यहां पर क्या होगा? एक नेगेटिव बनेगा, एक पॉजिटिव डाइपोल तो बनेगा ना। तो वहां पर जो नेगेटिव पोल होता है उस नेगेटिव पोल की वजह से, अपने नेगेटिव पोल की वजह से मेटल के पॉजिटिव चार्ज के साथ ये क्या करता है? आयोनिक इंटरेक्शन करता है।
मतलब बात वही है, पहले पॉइंट में जो बात इसने कही है वो दूसरे और तीसरे पॉइंट में इसने लगातार वही बात कही है। पहले पॉइंट में इसने कहा था कि मेटल और लिगेंड के बीच प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पाया जाता है, यानी कि आयनिक फोर्स पाया जाता है। उसके बाद इसने क्या कहा सेकंड पॉइंट में, अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड अपने नेगेटिव चार्ज के कारण क्या करता है, मेटल के पॉजिटिव चार्ज के साथ आयोनिक इंटरेक्शन करता है। और थर्ड पॉइंट में इसने बात क्या कही, जो लिगेंड न्यूट्रल होते हैं उन न्यूट्रल लिगेंड में डाइपोल जरूर होगा, और उस डाइपोल का जो नेगेटिव पोल होगा उस नेगेटिव पोल की वजह से ये मेटल के पॉजिटिव चार्ज के साथ क्या करता है, आयोनिक इंटरेक्शन करता है। मतलब फाइनली बात यही है कि मेटल और लिगेंड के बीच इंटरेक्शन जो होगा वो आयनिक ही होगा। डजेंट मैटर लिगेंड आपका न्यूट्रल है या आयनिक है, ऋणायनिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अब नेगेटिव लिगेंड में आप लोग ये ले लो, जैसे कि आपने साइनो ले लिया, तो साइनो पर क्या होता है, आपका नेगेटिव चार्ज होता है कार्बन पर, ये तो आपको पता है। तो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है और मेटल पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव नेगेटिव की इंटरेक्शन के जो होगी वही इंटरेक्शन आपकी आयनिक इंटरेक्शन कहलाएगी। तो नेगेटिवली चार्ज लिगेंड तो अपने नेगेटिव चार्ज के कारण क्या करते हैं, आयनिक इंटरेक्शन शो करते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल लिगेंड होते हैं एज लाइक NH3 क्या है आपको पता है, एमीन है। अब NH3 एमीन है तो आपको पता है यहां पर डाइपोल जरूर होगा। कैसे होगा, अगर आप अच्छे से देखोगे तो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कंपेयर टू हाइड्रोजन, और अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो पार्शियली ये इस इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर शिफ्ट जरूर करेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर क्या पाया जाता है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो इस पर आपका पार्शियली पॉजिटिव होगा, इस हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव होगा। मतलब फाइनली बात यह है कि ये जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिस पर एक लोन पेयर पहले से ही मौजूद है, उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज भी आ गया है, और इस पार्शियली नेगेटिव चार्ज की वजह से, यानी कि इस नेगेटिव पोल की वजह से, डाइपोल इंड्यूस हो गया ना यहाँ पे, इस नेगेटिव पोल की वजह से ही यहाँ पर क्या होता है, ये मेटल के साथ आयनिक इंटरेक्शन शो करता है। तो अब बात तो समझ में आ गई ना कि ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। दो कारण से बन सकता है, नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो अपने नेगेटिव चार्ज के कारण पॉजिटिव मेटल के साथ क्या करेगा, आयनिक इंटरेक्शन करेगा। और अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन पार्शियली एक्सेप्ट करता है अपनी ओर, जिसकी वजह से उस पर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है पार्शियली, और पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स में डाइपोल इंड्यूस हो जाता है। वो अपने नेगेटिव पोल की वजह से यहाँ क्या करेगा, आयोनिक इंटरेक्शन करेगा। तो फाइनली ये जो थ्योरी है कोवलेंट को तो मानती ही नहीं है, और अगर कोवलेंट नेचर नहीं मान रही इसका मतलब ये ओवरलैपिंग तो समझती नहीं है, क्योंकि कोवलेंट नेचर कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा दूसरा इलेक्ट्रॉन इसका होगा, वो आपस में ओवरलैप करेगा। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ना नेगेटिव चार्ज होता है, ये तो आपको अच्छे से पता है कि नहीं है। और एक बॉन्ड में हम क्या कहते हैं, दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं कि नहीं करते हैं जनरली, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि एक बॉन्ड बनाने के लिए दो ही इलेक्ट्रॉन जरूरी होते हैं। अच्छा यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट और बता देता हूं आपको। बहुत सारे बच्चों को जब भी पूछा जाता है कि अच्छा एक बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन जरूरी हैं, तो हमेशा बच्चे क्या कहते हैं, सर दो इलेक्ट्रॉन जरूरी हैं तभी जाके एक बॉन्ड बनता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एक इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्ड बन सकता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको नहीं समझाने वाला हूं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एक इलेक्ट्रॉन ही काफी है एक बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। बट वो बात अलग है, मैं यहां पर बात क्या कर रहा हूं, ओवरलैपिंग की कर रहा हूं। सो ओवरलैपिंग में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है, जो कि आपके फिजिक्स के बिल्कुल अपोजिट जा रही है। फिजिक्स में आपने क्लियरली पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव ही क्या पाया जाता है, अट्रैक्शन पाया जाता है। हालांकि जब ओवरलैपिंग होती है तो उसको हम अट्रैक्शन थोड़ी ना कहते हैं, ओवरलैपिंग का फंडा ही अलग होता है। बट मैं एक बात बता रहा हूं कि ये टोटली आपकी फिजिक्स बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। ये फिजिक्स का आधा लिया गया है इसमें कि ये आयनिक इंटरेक्शन जो है वो किस किस के बीच और कैसे कैसे हो रहा है, तो ये मैंने आपको क्लियर करके दे दिया। तो यहाँ के पोस्टुलेट तीनों समझ गए। पहले पोस्टुलेट में क्या कहता है कि केंद्र धातु आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, लिगेंड के साथ प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, स्थिर वैद्युत आकर्षण शो करते हैं, यानी कि आयनिक बंध बनाते हैं। दूसरे पॉइंट में आपने लिखना है जो ऋणात्मक लिगेंड होता है वो अपने ऋणात्मक चार्ज के कारण, ऋणावेश के कारण मेटल के धनायन के साथ आयनिक इंटरेक्शन करता है। जबकि तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है न्यूट्रल लिगेंड अपने ऋणात्मक पोल के कारण, ऋणायनिक ध्रुव के कारण क्या करता है, मेटल के पॉजिटिव चार्ज के साथ आयनिक इंटरेक्शन करता है। फाइनली इसने आयनिक इंटरेक्शन को ही क्या दिया है, प्रायोरिटी दी है, ठीक है। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी आपके। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा पॉइंट क्या कहा इसने।
तो ये चीज मैं मिटा देता हूँ, CFT ही रखूंगा क्योंकि बोर्ड मेरे पास छोटा है और छोटे बोर्ड में क्या करें, इतना बड़ा बोर्ड है नहीं तो मिटा करके रखूंगा। तो CFT का तो फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट में आपको एक बात ध्यान रखनी है। देखो मेटल की बात करते हैं, इसने क्या कहा है, जब सेंटर मेटल एटम से लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। इनफाइनाइट डिस्टेंस का मतलब जानते हो, अनंत दूरी पर होते हैं। जब सेंटर मेटल एटम से लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होते हैं, जैसे एक ऊपर इधर बहुत दूर है, एक इधर हो गया यहां बहुत दूर है, एक यहाँ हो गया ये बहुत दूर है, तो मेटल की जो डी ऑर्बिटल्स होती हैं, कितनी ऑर्बिटल हैं डी की, 5। डी सबसेट में 5 ऑर्बिटल्स आती हैं, DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², एक DZ² आती है। वो किस कारण आती है वो मैंने आपको बताया है। DZ² किस किस के लीनियर कॉम्बिनेशन से बनता है वो बता दे, अभी फिर से बताऊंगा क्योंकि डी ऑर्बिटल आपको समझाना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करके दे देता हूं। ये क्या कहता है कि जब मेटल की पांचों डी ऑर्बिटल यहां पर है, ठीक है। अब लिगेंड ना इनमें अप्रोच कर रहे हैं। अब जैसे ही लिगेंड ना इनमें अप्रोच करते हैं, तो जब तक ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहते हैं तब तक तो मेटल ना डीजनरेट रहता है। डीजनरेट का मतलब जान रहे हो, मेटल की जो डी ऑर्बिटल है पांचों की पांचों वो डीजनरेट रहते हैं, समभ्रंश रहती है, अपभ्रष्ट रहती है, यानी कि सबकी ऊर्जा समान रहती है। डीजनरेसी को हिंदी में समभ्रंश भी कहते हैं, ठीक है। और समभ्रंश का मतलब समान ऊर्जा, यानी कि पांचों जो कक्षकें होती हैं डी की, उन सबकी एनर्जी क्या रहती है, सेम रहती है। तो जब तक यहां पर आपके लिगेंड दूर दूर रहेंगे तब तक मैं ऊपर लिख देता हूं, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, डीजनरेट रहते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें डीजनरेसी बनी रहती है, समान ऊर्जा के रहते हैं पांचों के पांचों। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये पांचों के पांचों ना ऐसे सेम एनर्जी के 5 बन गए। क्या कहा मैंने, जब तक लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेंगे तब तक मेटल जो है वो डीजनरेट रहते हैं। मेटल की जो डी ऑर्बिटल होती है पांचों की पांचों वो डीजनरेट रहती है, क्योंकि इनका इनके साथ कोई अट्रैक्शन नहीं है। अब जब ये लिगेंड अप्रोच करते हैं, किसकी ओर अप्रोच करते हैं, सेंटर मेटल एटम की ओर अप्रोच करते हैं, यानी कि केंद्रीय धातु परमाणु की ओर आना शुरू करते हैं, तो पांचों की पांचों ऑर्बिटल ना एक्साइटेशन फील करती हैं। अच्छा, इस चीज को मैं ऐसे एक्सप्लेन कर सकता हूं। सपोज करो आप ना 5-6 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया, केवल मेरे सब्जेक्ट में नहीं, केमिस्ट्री में नहीं, पांचों के पांचों सब्जेक्ट में आपने होमवर्क नहीं किया। हिंदी में नहीं किया, इंग्लिश में नहीं किया, केमिस्ट्री में नहीं किया, फिजिक्स में नहीं किया, मैथमेटिक्स में नहीं किया, ठीक है। कुछ बायो वाले तो बायो में नहीं किया, जो भी आपका सब्जेक्ट है। सपोज करो आपने एक दिन आए और सारे टीचर्स ने आपसे पूछा होमवर्क किसने नहीं किया। अब वो 4-5 लड़के जो थे जिनको हम डी ऑर्बिटल मान के चल रहे, सपोज करो आप लोग डी ऑर्बिटल्स हो, ठीक है, आपने वर्क नहीं किया, होमवर्क नहीं किया। अब क्या हुआ, जब होमवर्क नहीं किया तो क्लासरूम में तो टीचर ने कुछ नहीं कहा, सपोज करो आपसे। अब आप 5-6 लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे, और इधर से आपके सब्जेक्ट टीचर आना शुरू हुए, लिगेंड। अब जैसे सब्जेक्ट टीचर आएंगे और सपोज करो सब्जेक्ट टीचर ने ना आपकी तरफ ऐसे उंगली की यूं करके, तो आपको पांचों के पांचों बच्चों को क्या फील होगा कि सर मेरे बारे में कह रहे हैं, मैंने होमवर्क नहीं किया, मन में होगा ना। तो आपकी जो धड़कन है ना बढ़ जाएगी कि कहीं मारने वाले तो नहीं सर, कहीं डांटने वाले तो नहीं है। खैर मारता तो कोई नहीं है आपको, लेकिन आपको लगेगा, फील होगा कि कहीं सर डांट ना दे के आपने होमवर्क नहीं किया, मतलब आपकी एक्साइटेशन बढ़ जाएगी। तो वही बात मैं कह रहा हूं, जब लिगेंड ना मेटल के अप्रोच में आते हैं तो मेटल की पांचों डी ऑर्बिटल ना एक्साइटेड हो जाती है और सबकी एनर्जी एक साथ सेम क्या होती है, बढ़ जाती है। अब पांचों की पांचों कक्षकों की एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अभी तो इतना जान लो कि पहले एनर्जी डीजनरेट थी, अभी भी एनर्जी डीजनरेट ही रहेगी। इंक्रीज तो हुई है एनर्जी, लेकिन पांचों की पांचों कक्षकों की समान हुई है। मतलब समझ रहे हो, टीचर सबके सब आए, मैथ वाले ने भी आपकी ओर इशारा किया, इंग्लिश वाले ने भी आपकी ओर इशारा किया, हिंदी वाले ने भी आपकी ओर इशारा किया, तो आपको लगेगा कि सर हमें बोलने वाले, तो पांचों के पांचों को लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि आपने होमवर्क तो किया ही नहीं था, तो आपको लग रहा है कि ये ना सर हमको ही बोल रहे हैं, ऐसा करके आपको फील होगा, तो एक्साइटेशन बढ़ जाता है। लेकिन फाइनली क्या हुआ, जब टीचर ना आपके एकदम पास में आ गए, यानी कि ये लिगेंड जब मेटल के डी ऑर्बिटल के पास में आ गए, तब जाके आपको पता चला कि बात तो कुछ और ही थी, होमवर्क पे तो बात ही नहीं थी। 2 बच्चों ने क्या की थी, शरारत की थी 5 में से, ठीक है। तो फाइनली फोकस उन दोनों पर गया, यानी कि बाकी 3 तो बेकार में ही डर रहे थे। समझ में आ रही बात।
अब ये 2 क्या था और ये 3 क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब फोकस तो सारे टीचर का 2 पे गया कि आपने ऐसा क्यों किया भाई। यानी कि फाइनली रिपल्सन जो हुआ, जब मेटल के अप्रोच में लिगेंड आते हैं तो पहले तो पांचों की पांचों ऑर्बिटल क्या हो जाती हैं, समान रूप से एक्साइट होती हैं और सबकी एनर्जी सेम बढ़ती है। लेकिन फाइनली क्या होता है, जब लिगेंड एकदम पास में आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन सबके साथ नहीं होता है, वो केवल डी की 2 ऑर्बिटल के साथ होता है। वो कौन सी ऑर्बिटल है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, अभी अभी आपको मैं केवल बता रहा हूं कि हो क्या रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें। तो 2 के साथ तो रिपल्सन हो जाता है, बाकी 3 के साथ रिपल्सन नहीं होता है। समझ में आ रही बात। फाइनली ये समझ लो कि मतलब उन 5 बच्चों में 2 ने अलग कोई शरारत किया था। तो पहले तो आप लोग ये डर रहे थे कि होमवर्क नहीं किया इसलिए सर शायद हमारे पास आ रहे, लेकिन फाइनली बाद में पता चला होमवर्क का तो मामला ही नहीं था, मामला तो कुछ और ही था और उसमें केवल 2 ही बच्चे फंसे, 3 तो आपके शांत हो गए। तो 3 की एक्साइटेशन जो थी वो तो खत्म हो गई, लेकिन 2 और एक्साइट हो गए। समझ में आ रही बात। यानी कि यहां पर बात ये आ रही है कि जब मेटल के अप्रोच में लिगेंड आते हैं सेंटर मेटल के, तो इसकी डी ऑर्बिटल पहले तो पांचों की पांचों डी ऑर्बिटल, जब तक ये डिस्टेंस पर थे काफी हद तक, तब तक तो पांचों की एनर्जी सेम बढ़ती है। लेकिन बाद में एक्चुअल बात पता चलती है कि दो ही ऑर्बिटल हैं जिनके इलेक्ट्रॉन ना लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन कर पा रहे हैं, तो उनकी एनर्जी फिर से और ज्यादा बढ़ जाती है। और जो आपके 3 बाकी थे जिनका फालतू में एक्साइटेशन बढ़ा था, उनकी एनर्जी बाद में क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, क्योंकि वो अब एक्साइटेशन नहीं रह पाएगा ना उनका, उनको लगेगा चलो हम तो बच गए भाई, बाकी 2 और डरेंगे तो और ज्यादा एक्साइटेड हो जाएगा। तो वही वाली बात यहां पर है कि मेटल की 2 ही ऑर्बिटल होती है जिनके इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या कर पाते हैं, रिपल्सन कर पाते हैं, और 3 ऑर्बिटल आपके रिपल्सन नहीं कर पाती है। इसीलिए अब होता क्या है, जिनमें रिपल्सन होता है उनकी एनर्जी तो बढ़ जाती है, और जिनके साथ रिपल्सन नहीं हो पाता है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसका मतलब डी की जो 5 डी सबशेल की जो 5 की 5 ऑर्बिटल हैं वो 2 प्रकार से टूट जाती हैं। अब 2 प्रकार से कैसे टूटती हैं, एक में 2 और एक में 3। भाई 5 ऑर्बिटल है तो 5 में से 2 की एनर्जी तो बढ़ी और 3 की क्या हुई है, घट गई है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं डी ऑर्बिटल जो होती है लिगेंड के कारण या लिगेंड के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन के कारण क्या हो जाती है, 2 पार्ट में क्या हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, 2 भाग में टूट जाती है। ठीक है, तो डी कक्षकों की स्प्लिटिंग हम इसको कहते हैं। तो सीएफटी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी, जब तक लिगेंड इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहेंगे तब तक पांचों की पांचों ऑर्बिटल डीजनरेट रहेगी। जैसे लिगेंड पास पास आएंगे सबकी एक्साइटेशन बढ़ जाएगी और पांचों की पांचों कक्षकों की ऊर्जा समान प्रकार से बढ़ेगी, सबकी समान प्रकार से बढ़ेगी। लेकिन बाद में जाकर के क्या होता है, केवल 2 कक्षकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, बाकी के साथ नहीं होता है। इस प्रकार से 2 की एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है और जो डी की 5 कक्षकें होती है वो 2 रूप में क्या हो जाती है, 2 भागों में क्या हो जाती है, विपाटित हो जाती है या स्प्लिट हो जाती है, टूट जाती है। ठीक है, तो वो टूटती कैसे है, कौन कौन सी टूटती है, किसकी एनर्जी बढ़ती है, किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ, वो सारी की सारी बातें मैं अब आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं। उससे पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये जो इंटरेक्शन थे इन इंटरेक्शन के बारे में आपको ध्यान रखना। देखो सबसे पहली बात, जब तक ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर था तब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन जब ये थोड़ा सा पास आया यानी कि सफिशिएंट डिस्टेंस पर रह गया तब आपका प्राइमरी इंटरेक्शन हुआ। प्राइमरी इंटरेक्शन होने से क्या हुआ, सबकी एनर्जी बढ़ गई। तो यहां पर हम कह सकते हैं 2 प्रकार के इंटरेक्शन हुए हैं। पहला इंटरेक्शन कहलाएगा आपका प्राइमरी, और जो प्राइमरी इंटरेक्शन है ना ये इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक टाइप का इंटरेक्शन बोले तो अट्रैक्शन है ये। प्राइमरी इंटरेक्शन को हम क्या कहेंगे, ये अट्रैक्शन है। कैसे अट्रैक्शन है, देखो लिगेंड पर आपका नेगेटिव चार्ज हो या ना हो, लेकिन इसका नेगेटिवली पोल तो होगा। अगर ये लिगेंड नेगेटिव वाला होगा तो इसका नेगेटिव चार्ज, और अगर ये न्यूट्रल भी होगा तब भी इसका नेगेटिव पोल होगा ही होगा। तो मैं अब फाइनली नेगेटिव चार्ज मान के चल रहा हूं इसको। लिगेंड नेगेटिवली चार्ज है और मेटल पर पॉजिटिव चार्ज है। जब ये सफिशिएंट डिस्टेंस पर होंगे तो अट्रैक्शन काम करेगा कि नहीं करेगा, इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यानी कि जो प्राइमरी इंटरेक्शन होता है वो अट्रैक्शन टाइप का इंटरेक्शन होता है, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी कहते हैं। पहली बात प्राइमरी इंटरेक्शन, इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से एनर्जी बढ़ी, बाकी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि हम यूं कह सकते हैं कि ये आपका ना स्फेरिकल रहा अभी भी। जब लिगेंड थोड़ा सा पास आए प्राइमरी इंटरेक्शन हुआ तो इसको हम क्या कह सकते हैं,
यहां पर हम कह सकते हैं प्राइमरी अट्रैक्शन से केवल और केवल क्या हुआ है, प्राइमरी अट्रैक्शन है जिसको हम अट्रैक्शन का एनर्जी बढ़ी है और कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाद में क्या होता है, जब लिगेंड और पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होते हैं। देखो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ना दो प्रकार के होंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन तो तब होगा जब डी के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्सन करेंगे, एक तो रिपल्सन ये, दूसरा भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा। भाई जब लिगेंड पास पास आएंगे तो इन सब में नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपस में भी तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, उस टाइम हम कहेंगे ये आपका कौन सा इंटरेक्शन हो रहा है, ये आपका सेकेंडरी इंटरेक्शन हो रहा है। तो दो टाइप के इंटरेक्शन होते हैं यहाँ पर, एक बात ध्यान रखना, यानी कि दो प्रकार के फोर्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं। पहला फोर्स होता है अट्रैक्शन, ये कब अप्लाई होता है, जब मेटल और लिगेंड की दूरी सफिशिएंट होती है, उस समय नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन पाया जाता है। जब लिगेंड बहुत पास आ जाता है तो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन और डी इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन होता है, और दूसरा भी रिपल्सन होता है लिगेंड के बीच में। समझ में आ रही बात, ये भी तो नेगेटिवली चार्ज है, तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी इंटरेक्शन। और जो सेकेंडरी इंटरेक्शन है वो रिपल्सन टाइप का इंटरेक्शन होता है, ये ध्यान रखना है। और जो रिपल्सन टाइप का इंटरेक्शन होता है ना, जब लिगेंड भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कहां तक रिपेल करते हैं, वेस्पर थ्योरी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में। क्या कहते हैं, जब वहां पे भी हम ये कहते हैं ना, जब सेंटर एटम के साथ, वहां मेटल नहीं होता, जब सेंटर एटम के साथ जो ग्रुप आते हैं, सराउंडेड ग्रुप जब पास पास आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है और इलेक्ट्रॉन वहां तक एक दूसरे को रिपेल करते हैं जहां पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहां पर भी वही बात आएगी कि जब रिपल्सन होगा तो रिपल्सन ये एक दूसरे से सफिशिएंट डिस्टेंस पर चले जाएंगे, और उसी डिस्टेंस को हम फाइनली क्या मानते हैं, ज्योमेट्री मानते हैं। समझ में आ रही बात, यानी कि प्राइमरी इंटरेक्शन केवल एनर्जी बढ़ाने का काम कर रही है, जबकि सेकेंडरी इंटरेक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, हमें ज्योमेट्री फाइंड हो जा रही है। तो यहां पर अगर ज्योमेट्री की बात करें कि ज्योमेट्री कौन से इंटरेक्शन से आती है, तो आप कहोगे सेकेंडरी इंटरेक्शन से आती है। ठीक है, अब यहां तक तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे मैं आपको पहले डी के 5 ऑर्बिटल बना के दे देता हूं कि डी के 5 ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और कैसे वो लाई करते हैं। देखो डी की शेप बता रहा हूं, डी ऑर्बिटल्स की मैं शेप बताने वाला हूं आपको, और फिर मैं आपको आगे लेक्चर बताऊंगा कि इसमें आगे आगे होता क्या है। काफी डीप कॉन्सेप्ट है इसमें, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें, धैर्य रखें, ठीक है। डी ऑर्बिटल्स की अगर मैं शेप की बात करूं, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, तो सबसे पहला आता है आपका डी एक्स वाई। सपोज करो ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आपकी लाई करती हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल, ठीक है। यहां प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ये प्लस प्लस माइनस माइनस क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ लेना आप लोग, 11th क्लास में पढ़ लेना कि हम पढ़ा रखी है, तो आपको मैंने ये सब समझा रखा है कि प्लस माइनस का मतलब क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका डी वाई जेड। सपोज करो हम डी वाई जेड की बात करें, तो एक को आप मान लो ये वाई एक्सिस मान लो, एक को जेड एक्सिस मान लो, तो इन एक्सिस के बीच में ये ऑर्बिटल लाई करती हैं, ठीक है। इसी प्रकार डी जेड एक्स की ज्योमेट्री बना लो। माना कि ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, तो ये वाली जो ऑर्बिटल हो जाएंगी ये हो जाएंगी आपकी डी जेड एक्स, ये तो पता ही है, ठीक है। इसके बाद आती है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैसे आता है आप देखो, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पर यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग अगर इनके लॉब बन रहे हैं, तो ये वाली जो ऑर्बिटल होगी ये आपकी होगी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये प्लस प्लस और ये आ जाएगा आपका माइनस माइनस। अब डी जेड स्क्वायर सिंपली ऐसे नहीं होती, देखो अगर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है तो आपको अच्छे से पता है, अगर मैं इसको y मानूं और इसको z एक्सिस मानूं, तो यहां पर जो ऑर्बिटल लाई करेगी वो ऑर्बिटल कौन सी होगी, आप खुद से सोचो भैया कौन सी होगी, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर होगी, होगी कि नहीं होगी, डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। और अगर ये एक्सिस एक्स है और ये जेड है, तो यहां पर जो ऑर्बिटल लाई करेंगी वो कौन सी होगी, डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होंगी कि नहीं होंगी, ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, इसलिए इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाता है
और इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से एक ऑर्बिटल बनती है। कैसे बनती है मैं यहां बना के दिखाता हूं आपको। ये मान लो आपका जेड एक्सिस हो गया, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाती है ऑर्बिटल। ठीक है, यहां प्लस प्लस और यहां माइनस माइनस, और इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं डीजेड स्क्वायर। तो 5 टाइप की ऑर्बिटल होती तो एक्चुअली में, इसीलिए यहां पर डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर डी जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन करके क्या बनाते हैं आपके डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। यहां तक तो बात समझ में आई। अब देखो, अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो ये तो एक्सिस है, ये वाई हो चाहे जेड हो, चाहे जेड हो चाहे एक्स हो, ये रहा आपका एक्सिस। ठीक है, ये 3 की 3 ऑर्बिटल जो है ना ये नॉन एक्सियल है। नॉन एक्सियल क्यों है? क्योंकि ये एक्सिस के अलोंग नहीं है, अलोंग द एक्सिस तो नहीं है, यानी कि ये अक्ष के अनुदिश नहीं है। अगर ये अक्ष के अनुदिश नहीं है तो इन डी ऑर्बिटल को हम कहते हैं नॉन एक्सियल। ठीक है, इन डी ऑर्बिटल को हम कहते हैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। तो ये रही बेटा आपकी नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल। कौन कौन सी होती हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। अब बताने की जरूरत तो नहीं है आपको। ये रही आपकी नॉन एक्सियल, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। नॉन एक्सियल क्यों है? क्योंकि ये अक्ष के अनुदिश नहीं है। लेकिन 2 ऑर्बिटल कौन कौन सी? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देखो ये एक्स अक्ष के अनुदिश है और वाई अक्ष के अनुदिश है, और ये जेड अक्ष के अनुदिश है। तो 2 आपकी एक्सेल डी ऑर्बिटल होती हैं। 2 एक्सेल ऑर्बिटल कौन कौन सी हैं? एक है आपकी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक है आपकी डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अभी बस आप पढ़ते रहो, समझते रहो इस चीज को जो मैं बता रहा हूं। लास्ट में जाकर के आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आएगा, बीच बीच में आता रहेगा, उसको छोड़ो। आपको जो पढ़ाया जा रहा है बस उस पर ध्यान दो। तो मैंने क्या कहा, डी ऑर्बिटल्स होते तो 5 है, लेकिन ये 2 टाइप के होते हैं। 3 इनमें से नॉन एक्सेल होते हैं और 2 आपके क्या होते हैं? एक्सेल होते हैं। तो यहां से मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखो, स्प्लिटिंग हो रही थी ना डी ऑर्बिटल की। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होने की सबसे बड़ी वजह यही है कि डी सबसेल की जो पांचों की पांचों ऑर्बिटल होती है ना वो सेम नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें से 3 तो नॉन एक्सेल होती हैं और 2 क्या होती हैं? एक्सेल होती हैं। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्प्लिटिंग होने के लिए सबसे बड़ी बात क्या है? 2 अलग अलग नेचर होने जरूरी है ऑर्बिटल्स के। तो यहां पर 5 ऑर्बिटल में से 2 ऑर्बिटल एक्सेल हैं और 3 क्या है? नॉन एक्सेल। यानी कि यहां पर 2 बिहेवियर आ रहे हैं। तो 2 बिहेवियर आ रहे हैं, इसीलिए इसको 2 भागों में हम क्या कर रहे हैं? विभाजित कर पा रहे हैं। पहली बात तो समझ में आ गई, यहां तक तो क्लियर हुई अभी तक। अभी आगे वैसे अगर स्क्वायर प्लेनर में जाएंगे ना, हालांकि है नहीं आपका, तो वहां तो विपाटन और ही खतरनाक होता है, पर छोड़ो, आपके लिए जितना जरूरी है मैं उतना बता रहा हूं। ठीक है, तो विपाटन होने का सबसे मेन रीजन क्या है? एक तो नॉन एक्सेल है और एक एक्सेल है। यहाँ पे टाइप अलग है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ एस ऑर्बिटल या एस सबसेल की जो ऑर्बिटल है उनमें स्प्लिटिंग हो सकती है एस सबसेल की, तो आप कहोगे सर हो पाएंगी? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि एस सबसेल में तो केवल एक ही ऑर्बिटल होती है, तो वेरिएशन आने की तो कोई कंडीशन ही नहीं बनती है। यानी कि एस में हम विपाटन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? विपाटन किसका करोगे? ऑर्बिटल तो एक ही है। अच्छा, पी सबसेल की 3 ऑर्बिटल होती है। कौन कौन सी होती है? आपको अच्छे से पता है। एक होती है आपकी पी एक्स, एक होती है पी वाई और एक होती है पी जेड। अगर आपसे पूछा जाए कि पी सबसेल की जो तीनों ऑर्बिटल हैं, या पी सबसेल की बात करो कि क्या पी सबसेल का स्प्लिटिंग हो सकता है? इसमें तो 3 ऑर्बिटल हैं, तो आप कहोगे सर हो सकता है। मैं कहूंगा यहां भी नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि जो पी एक्स है ना वो कैसे रहते हैं? देखो, ये एक्स एक्सिस होगा, यहां पर रहेगी, यानी कि पी एक्स एक्स एक्सिस के अनुदिश रहती है और पी वाई किसके अनुदिश रहती है? पी वाई वाई एक्सिस के अनुदिश रहती है। सपोज करो इसको मैंने वाई एक्सिस माना तो पी वाई ऐसी रहेगी, और पी जेड कैसी रहती है? सपोज करो मैंने इसको जेड एक्सिस माना तो पी जेड ऐसी रहेगी। यानी कि तीनों की तीनों जो ऑर्बिटल होती है ना पी की, पी सबसेल की तीनों ऑर्बिटल जो होती है ना वो एक्सिल होती हैं। यानी कि इनमें भी वेरिएशन ही हो रहा है, तीनों का नेचर सेम है। लेकिन डी की जो ऑर्बिटल होती है इसमें से 3 तो नॉन एक्सेल होती हैं और 2 एक्सेल होती हैं, इसीलिए यहां पर विपाटन हो सकता है। तो विपाटन का रीजन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, एक्सियल और नॉन एक्सियल और एक्सेल होने के कारण। ठीक है, अब समझ में आया यहां तक? आगे के लेक्चर में, थोड़ा वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो आगे की जो बात है ना मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा इसी कंटेंट से। तब तक के लिए थैंक यू।